साथियों, देश के साथ में रिसेंटली एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्या हुई? भारत के 7 जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में अपने प्राणों की आहुति सीमा की सुरक्षा करते हुए दे दी। सामान्यतया जब भी हम सैनिकों की शहीदी के बारे में सुनते हैं तो हमको दुश्मन पता होता है। दुश्मन पता होता है कि या तो कोई आतंकवादी था, या फिर क्रॉस बॉर्डर फाइटिंग थी, या फिर देश के अंदर नक्सली हमला था। लेकिन जब आपको यह ना पता हो कि दुश्मन कौन है, तो फिर वह युद्ध बहुत भयानक होता है। और ऐसा ही एक अज्ञात युद्ध भारत मां के 7 सपूतों को इस देश से अलविदा कर दिया, इस धरती से अलविदा कर दिया। क्या था ये? साथियों, असल में अरुणाचल प्रदेश में भारत की सीमा की सुरक्षा करते समय 7 जवान एक बर्फीले तूफान में दबकर शहीद हो गए। अब आप पूछेंगे कि सर यह कैसी बात थी? बर्फीला तूफान? बर्फ में भी तूफान आते हैं क्या? आज का दिन ही तूफानी है क्या? आप पहले वाले केस में सूर्य का तूफान पढ़ा रहे थे, अब आप बर्फीला तूफान पढ़ा रहे हैं। यह समझिए कि तूफानों का माई बाप है, मतलब इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। आप आज के सेशन में इस बात को पढ़ने वाले हैं। इस दर्द को जब आप फील करेंगे तो समझ में आएगा कितना भयानक होता होगा वो दृश्य, जिस समय कोई एवलांच किसी व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और व्यक्ति की गिरफ्त में लेने के बाद में जब भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं, तो वो कितना कितना गौरवमयी पल तो है ही, लेकिन दुखदाई भी है, क्योंकि ये हमारे देश की हिफाजत उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहां से ये आपको लाइव करके ये भी नहीं बता पाते कि देखो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं। आइए तो हम अपने इन सभी शहीद जवानों की जो कुर्बानी है इसको तो याद करते ही हैं, साथ में आपको पूरा घटनाक्रम भी बताते हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों। अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक एवलांच आया। एवलांच बोले तो समुद्री बर्फीला तूफान आया। कैसे होता है बर्फीला तूफान, वो मैं आपको बताऊंगा। खबर के लिए आप समझ लीजिए कि 7 आर्मी मैन स्ट्रक बाय एवलांच अरुणाचल प्रदेश, कंफर्म्ड डेट। कोई बचता नहीं है उसके अंदर जो उसकी चपेट में आ गया। मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे दुश्मन जिनके साथ में हमारी सीमाएं जुड़ी हैं, पाकिस्तान और चीन, इनकी सीमाओं को हिमालय पर्वत ने भी प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रखा हुआ था। लेकिन जब भारत ने कारगिल जैसा युद्ध देखा, तो कारगिल युद्ध में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो यही थी कि पाकिस्तानी कारगिल चोटी पर आकर बैठ गए, ये सोचते हुए कि हिमालय भारतीयों ने तो नेचुरल बॉर्डर के रूप में मान रखा है, क्यों ना हम हिमालय को ही कब्जे में ले लें। और यही हुआ था कि वो उस समय कारगिल चोटी पर आकर बैठ गए जहां पर पूरे टाइम बर्फ रहती है। और चूंकि वो ऐसी पोजीशन पर बैठ गए तो हमें उसको वहां से मुक्त कराने में भी कई सैनिकों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे इसी प्रकार के एक दुश्मन में चीन भी शामिल है, जिसने रिसेंट डेज में गलवान वैली जो इंसिडेंट किया, जिस तरह से पेंगोंग सो वैली जो है, पेंगोंग सो जो लेक है, उस पर हरकतें दिखाई। उसके बाद भारतीय सेना ने अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर गश्त बढ़ा दी। गश्त इसलिए बढ़ा दी क्योंकि हमें चीन के नापाक इरादे पता चल गए थे। चीन के नापाक इरादों में अक्सर जहां पर सेना की गश्त नहीं है, जो सामान्यतया नो मैंस लैंड समझे जाने वाली जमीन है, चीन उन पर भी कब्जा करके बैठ जाता है। जैसा आपने अभी रिसेंटली पहले सवाल में नेपाल के केस में पढ़ा, ऐसा वो भारत के साथ भी करता है। अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में जबरन अपने टेंट लगा के बैठ जाता है, या लद्दाख में जहां पूरी तरह बर्फ जमी हुई है वहां अपने टेंट लगा के बैठ जाता है। चीन के द्वारा की जा रही हरकतों के विरोध में भारतीय सेना इन दिनों प्रॉपर तरीके से अपने बॉर्डर एरियाज में गश्त कर रही है। अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का एकदम पूर्वी राज्य है, जो कि चीन के साथ सीमा रखता है, अरुणाचल प्रदेश वही जिसको लेकर के चीन कहता है कि ये उसका है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चूंकि वहां पर उन्हें लगता है कि ये भारतीय सेना का शायद ध्यान ही ना हो, इसलिए वो अपना हिस्सा उसे बताने लगता है। वो कहता है कि ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। उस जगह पर भारतीय सेना इन दिनों जबरदस्त गश्त कर रही है। यह गश्त थी साथियों 14,500 फीट की ऊंचाई पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह कितना होता है। या यह समझ लीजिए 3,280 फीट इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर होता है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि लगभग 4.5 किलोमीटर पृथ्वी की ऊंचाई पर, समुद्र तल से ऊंचाई पर, पहाड़ी पर हमारे सैनिक इस सीमा का इस तरह से गश्त कर रहे थे। आप देख सकते हैं हमारे सैनिक किस तरह से बर्फ में अपनी सीमा की सुरक्षा करते समय चलते हैं।
आप में से कुछ लोगों को यह फन लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें आप देखते हैं कि कुछ सैलानी बर्फ में जाते हैं, वहां बर्फ फेंक करके एक दूसरे पर खेलते हैं, बहुत अच्छा सा अनुभव देते हैं। आपको लगता है कि बर्फ बहुत सुखद होती होगी। बर्फ तब तक ही सुखद होती है जब तक आपको वो शांति दे रही है। बर्फ जब आपको अपने आगोश में ले ले तो उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, जिस जगह हमारे भारतीय सेना के ये जवान अपने द्वारा गश्त कर रहे हैं, इस जगह पर पहुंचने के लिए उन्हें 3 टर्म्स में ऊपर ले जाया जाता है। कारण यह है कि जिस जगह ये लोग अपनी गश्त कर रहे हैं वहां पर ऑक्सीजन मात्र 65% ही रह जाती है। यानी कि जिस ऑक्सीजन को आप और हम ले पा रहे हैं वो वहां पर घट करके 33% तक डाउन चली जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि यहां पर सैनिकों को एक बार में भी ले जाया नहीं जाता, उन्हें 3 बार में ले जाया जाता है। सबसे पहले जब सैनिक बेस कैंप से ऊपर चलता है तो 12,000 फीट की ऊंचाई पर उन्हें रख करके 6 दिन रोका जाता है ताकि वो एक्लेमेटाइज हो जाएं, अनुकूल हो जाएं इतनी ऊंचाई पर जाकर के सीमा की सुरक्षा करने पहुंचने के लिए। फिर 6 दिन वहां रखने के बाद में फिर उन्हें एक बार और ऊपर लेके जाया जाता है 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां उन्हें 4 दिन तक रखा जाता है। यानी सबसे पहले आप 12,000 फीट की ऊंचाई पर रखते हैं, फिर और ऊंचा लेकर के जाते हैं लगभग 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर, फिर वहां 4 दिन रोकते हैं ताकि और ऊंचाई पर जाकर के वो सुरक्षा कर सके। और इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, जब और ऊंचाई पर लेके जाते हैं तब उसके अंदर 4 दिन और लगते हैं। यानी सबसे पहले 6 दिन, फिर 4 दिन, फिर अगले 4 दिन। इस प्रकार से यहां पर पहुंचता है भारत का एक सैनिक। यानी सीमा की सुरक्षा करने के लिए जिस जगह ये चल रहे हैं वहां पर जमीन से आने में मेरे प्यारे साथियों 15 दिन लग जाते हैं। आप इस प्रकार से अंदाजा लगाइए। यहां पर हमारे सैनिक जो हैं वो गश्त लगा रहे थे, और गश्त लगाते समय मेरे प्यारे साथियों जो घटना हुई वो कुछ इस प्रकार से थी। क्या थी साथियों? घटना यह थी कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये जो हिमालय की जो परतें दिख रही हैं, चोटियां आपको दिख रही हैं मेरे प्यारे साथियों, जिन पर जमी है बर्फ। ये बर्फ एनी टाइम जमी रहती है, पूरे टाइम यहां पर बनी रहती है। लेकिन इस बर्फ के साथ में आपको एक ढलान दिख रही होगी। यह ढलान सामान्यतया जब 30 डिग्री से ऊपर की हो जाती है, यानी कि आप ऐसे समझिए, ये मतलब अगर मैं एकदम फ्लैट बोलता हूं, इसे 180 डिग्री बोलता हूं, मैं अगर ये कहता हूं तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। मैं 30 डिग्री बोल रहा हूं, अगर 30 डिग्री का एंगल हो गया इस पीक से, यानी कि यदि ये पीक है और इस पीक से 30 डिग्री का एंगल यहां पर क्रिएट हो गया, तो सामान्यतया बर्फ जो लगातार वहां पर पड़ रही है उसका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ने पर वो सरकना शुरू कर देती है। और सरक कर जो नजारे आते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, आप देख करके अंदाजा लगाइए ये कितनी भयानक घटना हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको यहां पर कुछ फ्यूम सी उड़ती हुई दिख रही हैं, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा और आपको यह बर्फ दरकती हुई दिखाई पड़ेगी। आपको दिखाई पड़ेगा कि किस प्रकार से जब बर्फ गिरना शुरू करती है तो पता भी नहीं चलता है। आप देखिए, यह बर्फ गिरते हुए नीचे आ रही है, ये बर्फ गिरते हुए नीचे आ रही है, आप इसे देख सकते हैं। आपको देख के लगता होगा कि ये तो बादल बनते हुए आ रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये वजनदार बर्फ है, ये पानी से भी ज्यादा वजन रखने वाली बर्फ है, जिसकी गति लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बर्फ है। ये बर्फ का कोई हवा नहीं है, कोई बादल नहीं है, ये इसको आप गैस मत समझिए, ये वजनदार बर्फ है। ये इस प्रकार से जब आती है तो अपने साथ में ऐसे जो क्षेत्र हैं इन्हें आगोश में ले लेती है, ऐसे जो घर हैं उन्हें बर्बाद कर देती है। साथियों, अब तक की जो सबसे बड़ी बर्फ की गिरावट हुई जिसमें कि 30,000 लोगों की जान चली गई थी, वो घटना पेरू के अंदर हुई थी। ऐसी ही घटना जो है वो हर साल भारत में होती रहती है। भारत मां अपने ऐसे ही लालों को ऐसी ही अज्ञात तूफानों में हर साल खोती रहती है। जनरली 10 से लेकर 15 सैनिक हमारे इसी प्रकार के बर्फीले तूफान में दब जाते हैं जिसका कोई सूचना नहीं प्राप्त होता है। आप सोच के देखिए ये एवलांच कितने खतरनाक होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये इतने तात्क्षणिक स्पीड पर आते हैं। आप सोच के देखिए 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जिस बर्फ में आप पैर गाड़ गाड़ के चल रहे हैं, वहां पर अचानक एक तूफान आता है। इसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम वगैरह का सीन ही नहीं होता है। आपको लगता होगा कि इसके लिए तो पूरी सरकार को मॉनिटरिंग सिस्टम लगा देनी चाहिए, कुछ भी नहीं है। बर्फ दरकी, वो किसी से नहीं रुकी, फिर वो गिर पड़ी और गिर करके जो भी चल रहा था उस सबको अपने में समाती हुई ले गई। आपको जान के आश्चर्य होगा, कहते हैं कि 95% लोगों की जान बचाई जा सकती है यदि
एवलांच में दगे हुए व्यक्ति को 15 मिनट के अंदर खोद कर निकाल लिया जाए। लेकिन विचार करिए कि आप कैसे किसी व्यक्ति को 15 मिनट में खोद करके निकाल लेंगे, जब बर्फ, ये देखिए आप, ये देखिए नजारा, आपको यहां पर एक नजारा दिख रहा है, यहां लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि ये बर्फ किस प्रकार से इतना दूरी पर आकर के अपने आगोश में इस चीज को लेने जा रही है। पूरा की पूरा सिस्टम में ये कुछ वीडियोस आपके लिए लेके आया ताकि आप इस चीज को देख सके। ये बर्बाद करने वाला सीन होता है साथियों। ऐसा ही हुआ हमारे भारत सेना के जवानों के साथ में रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में। साथियों कहते हैं कि उनको खुद के निकाल लिया जाए, लेकिन मुसीबत यह है कि वो बर्फ का ताबूत बन जाती है, यानी कि व्यक्ति अंदर दबा रह जाता है, चारों तरफ उसके बर्फ होती है, आप खोदेंगे कहां से? आपको तो यही नहीं पता होता कि सैनिक है कहां पर। ऐसा ही हुआ अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारतीय सेना के जवानों के साथ। बताइए ये दुश्मन कितना अदृश्य है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। सही मायने में ये शहीदी है, इतनी बड़ी मतलब कुर्बानी है जिसका देख करके रूह कांप जाए। आप में से कई बच्चे तो घर बैठ के डर जाएंगे जब मैंने ये न्यूज सुनाई है। आप इसकी कल्पना, जब मैं आपके लिए न्यूज तैयार कर रहा था तब मैं सोच करके इस फियर को फील करके डर रहा था। आप सोचिए कि ऐसी जगह पर हमारी सेना लगातार देश की सुरक्षा कर रही है। हमारे लिए कमरे में बैठ करके भाषण देना बहुत आसान होता है कि चीन जो है वो ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। सही मायने में जो हमारे सैनिक वहां खड़े हैं वो एक एक चीज को बहुत करीबी से जानते हैं और देखते हैं और बताते हैं, है ना। तो आप थोड़ा सा उनके प्रति सम्मान रखें, और ये बात जब भी आपको कोई सैनिक दिखे तो उसके प्रति अपने मन में ये भाव रखें कि वो आपके लिए जिस जगह पर खड़ा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण है साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। 19th जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के सैनिक थे जो यहां पर साथियों शहीद हुए। भारतीय सेना ने इस बारे में कंफर्मेशन दिया। वीर सपूतों को हम भी अपने ऐसे नमन करते हैं। हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन अरुण कट्टल, राइफलमैन अक्षय पठानिया, राइफलमैन विशाल शर्मा, राकेश सिंह, अंकेश भारद्वाज और गनर गुरबाज सिंह की शहीदी जो है वो हम सभी वीरों के अंदर, जो भी देशवासी हैं उनके अंदर प्रेरणा का साधन बनेगी। मेरे प्यारे साथियों, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, वाइस प्रेसिडेंट, अपोजिशन लीडर्स, सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल, सबके द्वारा मेरे प्यारे साथियों इनकी शहादत को नमन किया जा रहा है। हम सब भी अपने शहीदों की शहादत को नमन कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप यहां पर देख लीजिए कि व्हेन स्नो बिकम्स डेडली, तो ऐसा दृश्य आप देख करके कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना भयानक होता होगा। ये एवलांच है साथियों जो 30 डिग्री के ऊंचाई पर गिरना शुरू करता है, और जब ये हाइट गिरना बढ़ना शुरू करती है तो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फ नीचे आकर गिरना शुरू होती है। साथियों, जहां से सबसे पहले बर्फ दरकती है उसके बाद में ये एवलांच ट्रैक से होते हुए रनआउट जोन तक जाती है और फिर नीचे बिछ जाती है। आप इस बारे में अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब बर्फ गिरती है तो आप सोचिए, आपको अंदाजा इस बात का भी लगाना चाहिए कि ये कितनी वजनदार होती होगी। अगर हम ये समझे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो बर्फ दरकते हुए नीचे आती है ये मिलियंस ऑफ टन्स वजन रखती है, यानी लाखों किलो वजन होता है जब कोई एवलांच सरक के नीचे आता है। आप सोचिए कि ऐसे बर्फ दरक रही है और दरकते हुए ये नीचे चली जाए तो मिलियंस ऑफ टन पानी भरा है ना साहब इसके अंदर। आप ऐसे सोचिए, समटाइम्स क्या होता है कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो ग्लेशियर पिघलने के कारण भी एवलांच आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है साथियों कि यह जानकारी आपको समझ में आए किस प्रकार से यह घटना होती है, और इतनी दुखद परिस्थितियों में भी सेना हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत करती है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट एवलांच अभी तक कहां आए, तो साथियों डेडलीस्ट एवलांच वंस अपॉन ए टाइम 1970 के अंदर पेरू में आया था, और वहां पर 30,000 लोगों की लगभग एक ही बार में जान ले गया था। आप पूछेंगे कि एवलांच में किसी व्यक्ति के साथ में कौन सा फीचर, यानी कौन सा ऐसी बीमारी क्या होती है जब आदमी जब दब गया तो क्या होता है। तो ये जो फिनोमिनन होता है इसे कहा जाता है एक्सफिक्सिनेशन। एस्फिक्सिनेशन के अंदर होता यह है कि व्यक्ति जो है वो जहां दबा हुआ है उसके चारों तरफ उसके ही द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ही उसके मुंह के चारों तरफ आ जाती है, और उसी से घुट करके उसकी दम से घुटने से मृत्यु हो जाती है। ऐसा कहते हैं कि यह बर्फ में दबना नहीं अपितु जिंदा दफन करना है। बर्फ के अंदर जिंदा दफन हो जाते हैं लोग। आप सोच के देखिए कि कहा जाता है कि 93% लोग बचाए जा सकते हैं अगर उनका 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन सामान्यतया यह भी नहीं होता है। आपके सामने एक डेथ टोल है जो मैं आपके यहां पर दिखाना चाहूंगा। भारत सरकार के द्वारा
अपने एक जवाब में लोकसभा के अंदर बताया गया था कि 2016 में 18 भारत के जवान इसी प्रकार के एवलांच में शहीद हुए, 2017 में 30 जवान शहीद हुए, 2018 में 6 हुए, 2019 में 16 हुए। इस प्रकार का डेथ टोल हर साल आता है। आप सोच के देखिए कि इस अदृश्य शत्रु से लड़ने के लिए भी हमारी सेना पूरे टाइम दृढ़ता के साथ टिकी रहती है। आप पूछेंगे कि सर ये तो इतना अदृश्य है तो फिर हिम्मत कैसे आती है? तो देखिए यहां पर कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। अगर हल्की सी भी बर्फ गिरने की सूचना कहीं आती है, देखिए बर्फ एकदम शांति से गिरती है, अगर लेकिन बर्फ लुढ़कने की अगर कोई सूचना आती है तो उस पर पूरी तरह मॉनिटरिंग रखी जाती है और तुरंत वहां से एवलांच का मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता है। लेकिन साथियों ये इतना फास्ट होता है कि आप बर्फ में दौड़ करके भी अपनी जान नहीं बचा पाते। हालांकि इन चीजों से बचने के निरंतर प्रयास होते ही हैं, लेकिन ये प्रयास भी नाकाफी होते हैं, तभी शहीद हो जाते हैं, है ना। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ में आई हो। आप निश्चित ही इनके कुर्बानी को, इनकी शहादत को अपने जीवन में याद रखेंगे और हमेशा अपने मन में इस भाव को रखेंगे कि हमारी सेना कितनी दृढ़ता से हमारे सीमाओं की सुरक्षा कर रही है। आगे बढ़ते हैं, सेशन को शेयर करते चलिए और आगे की तरफ बढ़िए। रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। आज शाम को 7 बजे मेरा एसएससी का बैच है, अगर आप चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। रेफरल कोड अंकित 10 लगाएं। यदि यूपीएससी कैटेगरी में कोर्स लेना चाहते हैं तो 4500 रुपीज का प्लस कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है 16 तारीख तक, और यदि आप केवल प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 2500 रुपए का ऑफ चल रहा है। यदि आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं तो 22% का फ्लैट कॉम्बो पर ऑफ चल रहा है और 10% का एडुकेटर ऑफ चल रहा है। यानी आइकॉनिक का कॉम्बो जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों चीजें 76,000 में आपको मिल रही हैं। आइकॉनिक का मतलब क्या होता है? जिसमें आपको पर्सनल गाइड अलग से मिलता है, प्रॉपर मेंस की टेस्ट प्लानिंग मिलती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस एडुकेटर मिलता है। यदि आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो लोन फैसिलिटीज भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में आप लोगों को कोर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।